Hello students, this is your fourth lecture of second chapter units and measurement, and today we will study the application of physical dimensions. It is a important topic of second chapter, application of physical dimension, and I have categorized its application on the basis of क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने इसके एप्लीकेशन को कैटेगराइज किया है कि अब यहाँ से आपके चैप्टर में अच्छे से न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आज से आपको होमवर्क मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप होमवर्क करेंगे और होमवर्क करने के बाद उसको क्लिक करने के बाद आप मुझे सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे, तो मैं चेक करके उसको आपको आंसर दूंगा। तो अब इसके एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं? 4 एप्लीकेशंस होती हैं, मतलब हमें अलग अलग 4 सब टॉपिक्स इसके पढ़ने हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग फिजिकल डायमेंशन एंड वाइस वर्सा, मतलब कि आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाएगी फॉर एग्जांपल, या आपको एक फिजिकल डायमेंशन दे दी जाएगी। वो फिजिकल डायमेंशन क्या होगी? ml-1 t-2, और आपसे पूछ लिया गया कि नाम बताइए कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। समझ में आ गई बात? ऐसे ही बहुत सारी LT-1, LT-2, MLT-2, ये आपको फिजिकल डायमेंशंस दे दी गई और आपसे पूछा गया आइडेंटिफाई कीजिए कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, या आपको फिजिकल क्वांटिटी दे दी गई तो आपसे उसकी फिजिकल डायमेंशंस निकलवाई जाएंगी। तो फर्स्ट तो ये है, बहुत ईजी है ये। सेकेंड, चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। कोई भी फॉर्मूला जब बनाया जाता है तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है। वो फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब उस इक्वेशन का LHS एंड RHS, LHS में काइनेटिक एनर्जी है और RHS में है हाफ mv², तो दोनों ही तरफ के डायमेंशंस जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, वो डायमेंशंस सेम होने चाहिए, तभी वो इक्वेशन वैलिड होती है, तभी वो इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है। तो यहाँ पे जैसे चेक हाफ mv² इज कंसिस्टेंट और नॉट, तो आपको दोनों तरफ फिजिकल डायमेंशंस लगा के उसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी होती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए, क्रिएट डायमेंशनल फॉर्मूला यूजिंग स्टेटमेंट। आपको बड़े बड़े स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, दैट इज कि कोई बॉडी मूव कर रही है, उसका मोशन वो मूव कर रही है, उसका मोशन उसके मास पे डिपेंड कर रहा है, उसके वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो निकालिए कि उसका काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। आपको CGS में दी हुई है कोई वैल्यू, वो आपको MKS में कन्वर्ट करनी है, जैसे आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए थे लास्ट टू लास्ट वीडियो में। लेकिन आज अब जो पढ़ेंगे इसमें वो थोड़ा लेंदी हो जाएंगी चीज़ें, टिपिकल हो जाएंगी वो। अब वो कैसे होंगी वो देखेंगे। तो फिलहाल तो हम इससे स्टार्ट करेंगे। आज हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे और कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। कल हम ये दोनों करेंगे, या फिर कल हम ये करेंगे और परसों शायद ये करेंगे। तो फिलहाल तो आज हम इन दोनों से स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे बेटा फर्स्ट पार्ट से, एंड दैट फर्स्ट पार्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड फिजिकल डायमेंशंस। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं। अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो यहाँ पे आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं। इन फिजिकल क्वांटिटी के बेसिस पे आपको फिजिकल डायमेंशंस ये फिजिकल डायमेंशंस दी हुई हैं, आपको आइडेंटिफाई करनी है फिजिकल क्वांटिटीज, और यहाँ पे आपको फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं तो आपको उनका फिजिकल डायमेंशन लिखना है। तो दोनों में अलग अलग है और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपको करना क्या है, इसके लिए आपको कुछ क्वांटिटीज तो कल वाले लेक्चर्स में से भी मिल जाएंगी, कुछ आप देखिए कि कैसे वो बनेंगी। और दूसरा, आपको इन डायमेंशंस को देखने के लिए आपको NCERT बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास NCERT बुक है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है आपके पास तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है, प्ले स्टोर पे जाइए और उसमें वहाँ टाइप कीजिए NCERT बुक्स। NCERT बुक्स के नाम से ही एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। उसमें हर क्लास की, हर सब्जेक्ट की बुक्स अवेलेबल रहती हैं। तो वहाँ से आप फिजिक्स क्लास 11th की बुक डाउनलोड कर लेंगे, पार्ट 1 को। पार्ट 1 डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएंगी। अच्छा, फिजिक्स की बुक में ये जो मिलेगा ये बिल्कुल लास्ट में मिलेगा आपको। पार्ट 1 में बिल्कुल लास्ट में ये दिया हुआ है। फिजिक्स की बुक में अभी है नहीं बुक यहाँ पे, फिजिक्स की बुक में बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ है पार्ट 1 में।
तो फिजिक्स की बुक का लास्ट पार्ट चैप्टर के 8 के बाद वाला पार्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको वहां से ही मिल जाएंगे। तो सारी डायमेंशंस आपको देख लेनी है, सारी ये कर लेना है, यही आपका होमवर्क है। होमवर्क करने के बाद आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप मुझे सेंड करेंगे ये, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट, चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। हम इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन को कंसिस्टेंट कब कहा जाता है। किसी भी इक्वेशन को कंसिस्टेंट तब कहा जाता है जब उस इक्वेशन में जो LHS टर्म होता है, कोई भी इक्वेशन है ये, तो ये उसका LHS पार्ट होगा, दिस इज LHS लेफ्ट हैंड साइड पार्ट एंड दिस इज राइट हैंड साइड पार्ट। तो कोई भी इक्वेशन कंसिस्टेंट तब होती है जब उसमें कितने भी टर्म RHS में हो, कितने भी टर्म RHS में हो, वो सारे के सारे टर्म इंडिविजुअली इक्वल होने चाहिए LHS के, और सेम इस तरफ भी लागू होता है। तो जितने भी टर्म यहाँ पे RHS में हो, बस देखना यह है कि सारे के सारे टर्म LHS के इक्वल होने चाहिए। क्या समझ में आ गई ये बात? ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन लेके हम करते हैं। पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं कि कंसिस्टेंसी होती क्या है, और आप रुके रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बस 2 मिनट। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं हम कंसिस्टेंसी की। व्हेन ऑल द टर्म्स इन RHS are individually equal to LHS, then equation is said to be consistent। ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से ही चेक करेंगे। फर्स्ट कंसिस्टेंसी हम चेक करते हैं, आइदर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ये जो फॉर्मूला क्रिएट किया गया ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो देखिए उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो भी आपके पास LHS में टर्म है और जो भी आपके पास RHS में टर्म है, इन दोनों की आप डायमेंशंस पुट कर दीजिए। तो देखिए डायमेंशंस पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मींस एनर्जी, तो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो जो डायमेंशन वर्क डन की होती है वही डायमेंशन एनर्जी की होती है, और एनर्जी चाहे कोई सी भी हो फिर उसकी डायमेंशन यही होगी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसकी एनर्जी वही होगी जो वर्क डन की होती है, और वर्क डन की डायमेंशन होती है mL/2T-2। इट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू हाफ m। मास की यूनिट किलोग्राम, और डायमेंशन सीधे सीधे लिखूं तो m, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन, अब मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा, सीधे डायमेंशन की बात कर रहा हूं। डायमेंशन होती है LT-1 वेलोसिटी, और उसका कर दिया आपने स्क्वायर, तो LHS में आ गया आपका mL/2T-2 इज इक्वल टू हाफ m एज इट इज, और इसको मैं अब एक साथ लिख लूंगा, और स्क्वायर किया तो ये L2 और ये T-2, ठीक है। अब हम देखें तो यहाँ पे LHS में जो टर्म है हमारे पास वो RHS के इक्वल हो गया। 1/2 एक नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी है, इट इज जस्ट ए नंबर। 1/2 पाई ये एक नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी होती है, ये एक नंबर है, इसको कंसिडर नहीं किया जाता कभी भी, ठीक है। चाहे यहाँ पे कितना भी नंबर होता है ये कंसिडर नहीं होगा। तो यहाँ पे LHS RHS के इक्वल है, इसका मतलब इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। एक इक्वेशन आप चेक कीजिए अगेन, ये आप मुझे फोटो क्लिक करके भेजिएगा। सेकंड, चेक PE is equal to mgh is consistent or not। याद आ गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh इज कंसिस्टेंट और नॉट। चलिए नेक्स्ट, थर्ड, एक इक्वेशन और देख लेते हैं। उससे पहले हम एक चीज देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास LHS में है
एक्स विच रिप्रेजेंट्स लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, तो मैं इसके डायमेंशन क्या लिख लेता हूं, एल, और आपके पास आरएचएस में है एल प्लस एल प्लस एल, ठीक है, एल प्लस एल। तो क्या ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है? तो अगर इसको दो तरीके से हम देख सकते हैं। पहला तरीका, तो जितने भी टर्म्स हैं यहां पे इंडिविजुअली इक्वल हैं एलएचएस के, सही बात है, और अगर मैं इसको ऐड भी कर दूं तो ये आ जाएगा 3l। और जैसा कि अभी हमने देखा कि 3 जस्ट ए नंबर, 3 तो एक नंबर है, और अगर नंबर है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी डायमेंशन कोई नहीं है, इसका मतलब एलएचएस इक्वल है किसके, आरएचएस के। तो इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। तो इंडिविजुअली हमें देखना होता है कि ये जो इंडिविजुअली टर्म्स हैं वो सारे के सारे एलएचएस के इक्वल हैं या नहीं है। अब आगे एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, चेक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at इज कंसिस्टेंट और नॉट। और मैं सॉल्व करूं उससे पहले आप सॉल्व कर लीजिए तो मजा आएगा। तो v देखिए फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, तो v इज इक्वल टू lt-1। इसको म्यूट कर दीजिएगा वीडियो को और देखिएगा कि आप मुझसे पहले सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। u इज इक्वल टू, अगेन इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कोई भी हो उसकी डायमेंशन तो lt-1 ही आएगी। lt माइनस मीन मतलब मीटर पर सेकंड, ठीक है। जिसको डायमेंशन समझ में नहीं आ रही वो जाके देख ले फटाफट। ए एक्सेलरेशन, lt-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड t इज टाइम, lt-1 प्लस lt-2 और ये t+1 है, तो +1 और -2 क्या बचा, lt-1। अब देखिए यहां पे RHS में जितने भी टर्म हैं क्या वो इंडिविजुअली इक्वल हैं LHS के, और हैं अगर इक्वल तो इसका मतलब इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कितने लोगों का आंसर सही आया है और कितने लोगों ने जल्दी सॉल्व कर लिया है? चलिए जल्दी सॉल्व कर लिया तो अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं फटाफट। Next equation is check s is equal to ut plus half at square is consistent और नॉट। ये कंसिस्टेंट है या नहीं है? तो देखिए s होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन l, ठीक है। चलिए u इनिशियल वेलोसिटी, डायमेंशन lt-1, t टाइम, टाइम की डायमेंशन t प्लस हाफ, ठीक है। ए एक्सेलरेशन lt-2, t टाइम, टाइम का होल स्क्वायर तो 2 हो गया। चलिए ये आ गया l प्लस lt-1 इंटू टी, ये +1 है और ये -1 है, तो क्या बचा, सिर्फ l बचा, प्लस का हाफ l, t-2 और ये +2, तो ये यहां सिर्फ l बचा। अब देखिए इंडिविजुअली इक्वल है या नहीं है, ये l है, ये l है, ये l है, ये l है। आप तो कहोगे सर हाफ l है, हाफ अगेन एक नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी है, हाफ नंबर है वो एक सिर्फ, तो अगेन क्या हो गया, LHS के जितने भी टर्म है वो RHS के इक्वल हैं। चलिए थर्ड अपने आप सॉल्व कीजिए आप फटाफट। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as चेक इज कंसिस्टेंट और नॉट। कंसिस्टेंट है या नहीं है, चेक करके बताइएगा कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं, और इस पे क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए फटाफट। क्वेश्चन है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट में l/g, और यहां नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, ये t है टाइम, l है लेंथ, ये पेंडुलम का फॉर्मूला है, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है उसका टाइम पीरियड है, g है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कंफ्यूज ना होना, कैपिटल G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्मॉल g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
चलिए भाई, अब हमें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। आप स्टार्ट कीजिए, देखते हैं कि कितने लोग सही करते हैं, कितने गलत करते हैं। मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ, वीडियो म्यूट कर दीजिए आप। टी टाइम है तो टाइम के डायमेंशन तो टी ही रहती है, 2 पाई। एल की हो गई अगेन एल, और जी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन कोई भी हो उसका डायमेंशन एल टी माइनस 2 ही होगा, तो ये हो गया एल टी माइनस 2। चलिए एल से एल कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहां आ गया t इज इक्वल टू 2 पाई रूट में t टू दी पावर माइनस 2 जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। तो वैल्यू हो गई आपके पास t इज इक्वल टू 2 पाई और स्क्वायर से रूट कैंसिल इनटू t। ठीक है, अब देखिए एक चीज, हाँ LHS में आपके पास t, RHS में आपके पास 2 पाई इंटू टी, और अगेन 2 एक नंबर है और पाई ऑल्सो एक नंबर है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो t इज इक्वल टू टी हो गया क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ये लिखना जरूरी है। इक्वेशन कंसिस्टेंट हो गई हमारी। एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। यहां पे आपके पास क्वेश्चन होगा x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, और क्या क्या गिवन है, x इज लेंथ, x लेंथ है, t इज टाइम, t टाइम है। आपको फाइंड करना है क्या, यहाँ पे फाइंड a एंड b, आपको a और b फाइंड करना है। तो आपको बस स्टिक रहना है अपने उस डेफिनेशन पे, जो डेफिनेशन कहती है कि RHS के जितने भी टर्म्स हैं वो इंडिविजुअली इक्वल होते हैं LHS वाले टर्म के। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू ए हो जाएगा, तो x तो क्या है, लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन l होती है, दैट मीन्स a की डायमेंशन क्या हो गई l, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट है अगर सारे टर्म्स इंडिविजुअली इक्वल होते हैं तो x इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर हो जाएगा, और t दिया हुआ है टाइम। ठीक है, t टाइम दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया x की डायमेंशन तो l हो गई इज इक्वल टू b, और t की डायमेंशन ये हो गई t स्क्वायर। तो b की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो l बाई टी स्क्वायर, इसको नीचे ले आए तो b इज इक्वल टू एल टी माइनस 2। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये t माइनस 2 हो जाएगा। तो क्या समझ में आ गई आपको बात कि किस तरह से ये सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, या एक क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन है दैट इज f इज इक्वल टू a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें f इज इक्वल टू फोर्स है, ठीक है, x इज इक्वल टू लेंथ है, और t इज इक्वल टू टाइम है, और आपसे क्या बोला गया है, फाइंड a एंड b। a एंड b कैलकुलेट करना है। परेशान नहीं होना, रूट देख के घबराना नहीं, यहाँ पे आपको बस लेंथ की वैल्यू रखनी है, और उसका रूट का मतलब 1/2 होता है, 1/2 पुट करके सॉल्व कर देना है। इंडिविजुअली दोनों को अलग अलग इक्वेट कर देना है फोर्स से, फोर्स के डायमेंशन रखने के बाद। तो इस क्वेश्चन को करना, आज आपके पास काफी सारा होमवर्क हो गया है करने के लिए। आप जितने भी कर पाएं, जरूरी नहीं है आप सारे ही कर पाएं, कोशिश कीजिएगा करने की। आप जितने भी कर पाएं, करने के बाद आप मुझे सेंड जरूर करिएगा, उनको व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला स्टेटमेंट के थ्रू बनाएंगे अपन।